नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का व्यवस्थित जी क्विज में। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए एक न्यू प्रैक्टिस सेट लेके आए हुए हैं, जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 रहने वाला है। और ये प्रैक्टिस सेट जो है आपका, इसमें आपको हिंदी का पोर्शन, उसके बाद आपका सोशल साइंस और उसके बाद साइंस का पोर्शन इसमें आपको देखने के लिए मिलने वाला है। सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न लिया गया है, चुनिंदा प्रश्न है, एक्सपेक्टेड है, जो डायरेक्ट आपके पेपर में हिट करेगा। और ये आपको हम PYQ बेस्ड करवा रहे हैं, ठीक है। और आप सबको पता है कि आपका एग्जाम 26 अगस्त से शुरू हो रहा है और सितंबर तक एग्जाम चलेगा, ठीक है। तो आप सभी मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए, जो भी चीज़ें पढ़ें उसको रिवाइज कीजिए और जितना चीज़ें हम दे रहे हैं उसको आप प्रॉपर पचाते चलिए, चीजें आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए ई बुक आप सभी का लॉन्च कर दिया गया है। ये ई बुक आपका साइंस, हिंदी और सामाजिक विज्ञान का ई बुक है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है, लगभग जो है कि 1500 प्लस प्रश्न इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये सारा सेक्शन इसमें मेंशन है। डाउनलोड कैसे करना है ये भी आपको बताते हैं फास्ट में, ठीक है। तो फटाफट आप सभी देख लीजिएगा। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। ये ऐप पे अवेलेबल है। एप्लीकेशन का नाम सक्सेस योद्धा है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। मिनिमम फी में आपको मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही कम फी रखे हुए हैं, जितना सा मेहनत लगा है बस उतना सा ही रखे हुए हैं, ताकि सभी बच्चे इसको डाउनलोड कर लें। तो जैसे ही आप सभी डाउनलोड कीजिएगा, ओपन कीजिएगा, तो इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, नाम, मोबाइल नंबर देके, ईमेल आईडी और पासपोर्ट बना के। जो मोबाइल नंबर और पासपोर्ट बनाइएगा, उसके बाद यहाँ पर आपको लॉगिन करना है, मोबाइल नंबर देके, पासपोर्ट देके, ठीक है। देखिए, जैसे ही आप सभी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा, तो इस प्रकार से फेस ओपन होगा। तो नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, उसके बाद जो है कि फिर यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस मतलब कि ईमेल आईडी डालना है। पासपोर्ट बना लीजिएगा, कुछ भी डेट ऑफ बर्थ दे दीजिए या नाम देके बना लीजिएगा। स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा, इस पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आपका आईडी और पासपोर्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर वो आपको मोबाइल नंबर डालना है और उसके बाद पासपोर्ट डाल देना है जो आप बनाए थे। उसके बाद लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आपको नीचे क्या करना है, एक फेस ओपन होगा, स्क्रॉल करना है, ई बुक के सेक्शन पे जाना है, वहां पर ये ई बुक मिल जाएगा। तो जाइए डाउनलोड कीजिए, बेस्ट कंटेंट है और तैयारी कर लीजिए। आप सभी कम समय में बेहतर प्रदर्शन कर पाइएगा, हाईएस्ट स्कोर करने में आपको मदद करने वाला है। और आप सभी जो सरकारी कॉलेज का सपना देखें वो आप सभी का पूरा होगा, ठीक है। अन्यथा एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए, तो वहां से भी जाके डाउनलोड कर लीजिए। आज का पहला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य जो है यानी कि टाइगर रिजर्व कौन सा है। देखिए, सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य की बात किया जाए, ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा, जिसे हम सभी नागा अर्जुन कहते हैं, या इसका पूरा नाम है श्रीशैलम टाइगर रिजर्व या नागा अर्जुन सागर के नाम से भी जानते हैं इसको। बात समझे। इसका क्षेत्रफल 3568 वर्ग किलोमीटर है। अगर नहीं भी याद रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बन सकता है कि ये आपका जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा आप सभी, नल्लमा पहाड़ी में स्थित है। याद रखेंगे आप सभी, कहाँ पर है, नल्लमा पहाड़ियों में ये आपका स्थित है। इतना सा फैक्ट याद रखिएगा। और इस प्रकार का ही प्रश्न आपके डीएलएड में पूछा गया है। देखिए, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य और उसके बाद टाइगर रिजर्व से प्रश्न आपके पेपर में आया है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर है। इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क के याद रखिएगा, पेपर में आने वाला है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोर्ट ब्लेयर। याद रखिएगा आप सभी, ये कहाँ पर है, आपका अंडमान निकोबार में है। ये फैक्ट को याद रखिएगा, कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में है। और स्थापना कब किया गया था, 1983 में स्थापित हुआ था। यहाँ पर कोरल रीफ हो गया, मछली और समुद्री कछुए आपको देखने के लिए मिलता है। इसका क्षेत्रफल जो है 281.5 किलोमीटर है। बस इतना सा याद रखिएगा आप सभी। चलिए आइए, अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। देखिए, पुरस्कार से भी आपके पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ध्यान देंगे आप सभी। तो ये कब दिया गया था, उन्हें याद रखिएगा आप सभी। देखिए, इसे हम सभी लोक के नायक के रूप में जानते हैं। देखिए, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि लोक नायक किसे कहा जाता है, तो जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। अच्छा, इसने बिहार आंदोलन का भी नेतृत्व किया था। कब, 1974 में किया था। याद रखिएगा आप सभी, कब किया था, 1974 में किया था। देखिए, सभी सेशन को जरूर लाइक करते चलिएगा, आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है फ्रेंड। देखिए, आपके लिए हम हमेशा तत्पर मेहनत कर रहे हैं, बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको दे रहे हैं। उतना कोशिश करें कि जो PYQ क्वेश्चन पूछा गया है
उस आधार पे आपसे आगे क्या प्रश्न बन सकता है वो चीज़ें हम आपको कंप्लीट करवा रहे हैं, ठीक है। तो कम से कम इस मेहनत के लिए सेशन को लाइक करके शेयर कीजिएगा। बस इतना हम कहेंगे कि अगर मेरे पास आप पढ़ रहे हैं ना, तो आपको कंटेंट में हम कोई भी कटौती नहीं करने वाले हैं। हम हमेशा आपको बेहतर कंटेंट देते हैं जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बात समझे आप सभी? तो प्रॉपर आप सभी इस क्लास को कीजिएगा, बस इतना हम आपको आश्वासन देते हैं कि जो चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे हैं सिर्फ इसको आप पचा लीजिए, पेपर में प्रश्न बना के आइएगा। इसके अलावा बहुत सारा नया क्लासेस हम शुरू कर दिए, जैसे कि सामाजिक विज्ञान हो गया, विज्ञान का हो गया, हिंदी का हो गया, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हो गया, वो सारा चीज़ हम शुरू किए हुए हैं। तो प्रॉपर उसको आपसे कवर करते चलिए अगला क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन बनती है। चैनल पे जो नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप सभी। देखिए, अगर खाद्य श्रृंखला बनने की बात किया जाए तो पहले उत्पादक होगा, ठीक है, उपभोक्ता हो गया और अपघटक हो जाएगा, ठीक है। उत्पादक में क्या आ जाएगा? पेड़ प्लांट आ जाएगा। बात समझे? जो पेड़ पौधा होता है। उपभोक्ता में जैसे हम सब हो गए। अपघटक में क्या होता है? जैसे कह सकते हैं कि बैक्टीरिया हो गया, फफूंदी हो गया, ये सभी आपका क्या होता है? अपघटक होता है, जो खा पी के मिट्टी में मिला दे। उपभोक्ता जो होता है वो शाकाहारी और मांसाहारी भी होता है। शाकाहारी जो पेड़ पौधे खाता है, मांसाहारी जो मांस खाता है, जैसे कह सकते हैं कि बाघ हो गया, शेर हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है? देखिए, पहला हो गया उत्पादक, ठीक है, जो सबसे ज्यादा संख्या होता है। बात समझे आप सभी? उत्पादक का सबसे ज्यादा संख्या होता है, उसके बाद होता है उपभोक्ता। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, पिरामिड बना के देख लीजिएगा। ये आपका उत्पादक हो गया, उपभोक्ता हो गया, ये द्वितीय उपभोक्ता हो गया, ये अपघटक हो गया। तो उत्पादक ज्यादा रहता है, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता में आपका शाकाहारी होगा, याद रखिएगा आप सभी, क्या हो जाएगा? शाकाहारी होता है प्राथमिक उपभोक्ता। द्वितीय उपभोक्ता जो कह सकते हैं कि शाकाहारी जानवर को खाता हो, यानी कि मांसाहारी हो जाए। जैसे शेर दूसरा उपभोक्ता है। क्या शेर घास खाता है? नहीं खाता है, याद रखिएगा आप सभी, शेर मांस खाता है। बात समझे? तो वह आपका दूसरा उपभोक्ता में आएगा। जबकि शाकाहारी उपभोक्ता में जैसे बकरी हो गया, हिरन हो गया, गाय हो गया, ये सभी शाकाहारी है, क्योंकि ये सब घास खाता है, ना कि मांस खाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? शाकाहारी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हिरन, खरगोश, बकरी ये सभी शाकाहारी है। अगला है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है। इस प्रकार से प्रश्न आपको समझा देंगे कि डायरेक्ट दिमाग में आपका फिट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, ट्रांसफार्मर जो सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आविष्कार किसने किया था इसका? ट्रांसफार्मर का माइकल फेराडे ने किया था, याद रखिएगा आप सभी। किसने किया था? माइकल फेराडे ने किया था। अच्छा, ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका कार्य होता है जो एसी वोल्टेज होता है ना, इसको बढ़ाना या घटाना, इसका मुख्य कार्य होता है ट्रांसफार्मर का। जैसे आपसे देखेंगे बिजली में ट्रांसफार्मर लगा रहता है, जैसे 11,000 वोल्ट आता है, उसके बाद देखिएगा वो 400 में या 220 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाता होता है ना, तो वो ट्रांसफार्मर के कारण ही होता है। अगला है कि विद्युत मोटर निम्नलिखित सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। देखिए, विद्युत मोटर जो है ये किस अनुसार कार्य करती है? तो फैराडे के नियम के अनुसार ही कार्य करती है, याद रखिएगा। जितने भी इलेक्ट्रिक वाला चीज आ जाएगा ना, वो फैराडे के नियम के अनुसार कार्य करेगा। ये क्या करता है? यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है? नहीं, गलत बात। ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिकी ऊर्जा में बदलता है, क्योंकि विद्युत मोटर में पहले हम विद्युत देते हैं, उसके बाद घूमना शुरू करता है, ठीक है। और यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? डायनमो, जो जनरेटर में लगा हुआ देखते हैं आप सभी। उसके बाद देख लीजिएगा कि डायनमो का कार्य सिद्धांत आधारित है। तो देखिए, डायनमो का कार्य सिद्धांत ये भी विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है, और ये क्या करता है? यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत में बदलता है डायनमो। चलिए अगला है माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात किया जाए तो इससे हम सभी कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, और ये एटीपी के रूप में ऊर्जा को संग्रहित करके रखता है, याद रखिएगा। और ये जीवाणु में अनुपस्थित होता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। जबकि ईस्ट हो गया, कवक हो गया, हरे शैवाल में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। बात समझिए, जो आप जीवाणु देख रही है, ठीक है, जीवाणु जो है ये आपका प्रोकैरियोटिक होता है, ये याद रखिएगा आप सभी। क्या होता है? प्रोकैरियोटिक होता है जीवाणु, फैक्ट में ध्यान देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि जीव द्रव जीवन का वह भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? तो ये आपका हेक्सले का कथन है, याद रखिएगा आप सभी। किसका है? हेक्सले का कथन है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर होगा।
साइटोप्लाज्म कहा जाता है इसको। चलिए अगला है कि अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की थी। देखिए अंतःप्रद्रव्य जालिका दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका चिकनी सतह वाला, एक खुरदरी सतह वाला होता है। खुरदरी सतह जो होता है उस पर राइबोसोम पाया जाता है जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है, राइबोसोम, बात समझे। और एक होता है चिकनी सतह जिसमें कुछ नहीं पाया जाता है। पोर्टर ने इसका खोज किया था, ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 12 देखिएगा आपसे कि वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है। तो देखिए ये जो अनुपस्थित होने की बात किया गया है, तो जो आपका जीवाणु होता है ना, इसी में आपका वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है। और ये कह सकते हैं कि जीवाणु क्या है, प्रोकैरियोटिक होता है और इनका डीएनए झिल्ली से घिरा नहीं होता है। जो आपका जीवाणु का डीएनए जो होता है ना, ये झिल्ली से घिरा नहीं होता है, बात समझे। जीवाणु का डीएनए झिल्ली से नहीं होता है घिरा। अगला है कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है। तो कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए ऐसा ही प्रश्न आपके पेपर में आएगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। हो सकता है यही प्रश्न आपके पेपर में रिपीट कर दिया जाए, आ जाए, बात समझे। तो ध्यान से पढ़ना है आप सभी को। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली पर याद रखिएगा क्रिस्टी नामक एक संरचना पाई जाती है जो उभरा हुआ रहता है माइटोकॉन्ड्रिया में। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला है समुद्र के किनारे वनस्पति कहलाती है। तो देखिए जो समुद्र के किनारे वनस्पति होता है उसे लवणोद्भिद कहा जाता है, याद रखिएगा आप सभी। लवण, ठीक है, तो इससे आप कनेक्ट कर लीजिएगा, लवणोद्भिद कहा जाता है। और इसमें कह सकते हैं कि जो आपका मैंग्रोव वनस्पति है ना, वो आपका लवणोद्भिद है। जैसे कह सकते हैं सुंदरवन, ये लवणोद्भिद वाला वनस्पति है। चलिए अगला है कि विश्व के जल भृतों में डैश से थोड़ा कम मीठे पानी भूजल के रूप में संग्रहित है। यानी कि मीठे पानी जो पीने योग्य पानी है वो कितना प्रतिशत है। लगभग देखिएगा तो पूरे पृथ्वी पर 2.4% ही पीने का पानी है, ठीक है। बट ये क्वेश्चन आयोग के द्वारा पूछा गया था, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 3%। और ये 2 से 3 बार रिपीट किया हुआ है, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम रखे हुए आपके लिए कि आपके पेपर में भी आ सकता है। तो ये 3% इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। जबकि अगर खारा पानी की बात किया जाए तो लगभग 97% पर खारा पानी है। अच्छा आप बताइए कि पृथ्वी की अगर बात किया जाए, पृथ्वी पर पूरा कितना पानी है, तो 71% भाग पर पानी है, याद रखिएगा। क्या है, जल है। 71% भाग पर जल है। और पृथ्वी कितना है, तो 29% भाग पर स्थल है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। कई बार आपको विश्व युद्ध के बारे में बताए हैं कि भैया पहला विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चलता है। कितने साल, 4 साल चलता है। 1919 में वर्साई की संधि के तहत जो है कि इसको समाप्त किया जाता है। और इसी संधि को आरोपित संधि मानता है जर्मनी, जिसके कारण से दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रिया के राजकुमार की साराजेवो में हत्या किया गया था। नाम क्या था ऑस्ट्रिया का राजकुमार का, फर्डिनेंड नाम था, याद रखिएगा आप सभी। फर्डिनेंड, याद रखिएगा, जो 28 जून 1914 को यह घटना हुआ था। चलिए अगला है कि जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूस जो है ना, ये पहला विश्व युद्ध से कब अलग हो गया था। तो रूस पहला विश्व युद्ध से अलग हो गया था 1917 में, ध्यान दीजिएगा आप सभी। चलिए अगला है जर्मनी की मुद्रा क्या है, ये पुरानी मुद्रा है, याद रखिएगा आप सभी। तो पुरानी मुद्रा इसका मार्क हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मार्क हो जाएगा। जबकि 2002 के बाद नई मुद्रा शुरू हुआ था यूरो। करीब करीब यूरोप देश में यूरो मुद्रा ही चलता है। अगला है कि विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है। तो ये लगभग 17.5% हो जाएगा, ठीक है। अच्छा भारत जो है, ये देखिएगा, जो 2011 जनगणना के अनुसार भारत जनसंख्या में दूसरे स्थान पे है, जबकि पहले स्थान पे चीन था। जबकि अगर 2023 का डिजिटल जनगणना देखा जाए तो इसमें भारत अभी पहले स्थान पे आ चुका है जनसंख्या में, और चीन दूसरे स्थान पे है, ज़्यादा फर्क नहीं है। अगला है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। तो देखिए विश्वव्यापी आर्थिक संकट हुआ था 1929 में हुआ था। यहाँ पर कह सकते कि महामंदी आया हुआ था। और ये आपका अमेरिका का शेयर बाजार इस समय ध्वस्त शुरू हो चुका था, ठीक है, 1929 में। चलिए अगला है कि सत्ता में भागीदारी का सही लाभ क्या है। आपसे बताइएगा सेशन आपको कैसा लग रहा है। अगर सेशन बढ़िया लग रहा है ना फ्रेंड, तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, अपना प्यार जरूर दीजिएगा आप सभी, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए आप सभी। विभिन्न समुदाय के बीच टकराव में कमी, याद रखिएगा आप सभी, विभिन्न समुदाय के बीच टकराव में कमी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि यूएनओ का कौन सा अंग प्लेस दी हैग यानी कि नीदरलैंड पीस प्लेस से कार्य करता है। तो ये पीस प्लेस से जो कार्य करता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, याद रखिएगा आप सभी, यही कार्य करता है। डी राइट आंसर होगा। और अगर बात किया जाए कि यूएनओ की स्थापना कब हुआ था, तो ये याद रखिएगा आप सभी 1945 में इसकी स्थापना किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार में अति जल दोहन किस तत्व के संकेंद्रण के कारण बढ़ा है। तो अति जल दोहन जो बढ़ा हुआ है ये आपका आर्सेनिक के कारण। आर्सेनिक क्या है, आपका एक उपधातु है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। और कह सकते हैं कि ज़्यादातर ये प्रभाव भोजपुर हो गया, बक्सर हो गया, भागलपुर क्षेत्रों में आपका आर्सेनिक की मात्रा बढ़ा है जल में, और इसके कारण से आपको कह सकते हैं कि त्वचा में रोग या कैंसर हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि विशिष्ट व्यक्ति और साधारण व्यक्ति के वोट का मूल्य क्या है। जब फ्रांस की क्रांति आप पढ़े होंगे तो वहाँ पर आपको एक विशिष्ट व्यक्ति और एक साधारण व्यक्ति की यहाँ पर बात किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक माना गया था, याद रखिएगा आप सभी, कि एक विशिष्ट व्यक्ति यानी कि कोई भी एक महान व्यक्ति है, ठीक है, जिसके पास धन दौलत ज़्यादा है। मान लीजिए कि एक राजा का बेटा है, ठीक है, और एक साधारण व्यक्ति, अगर दोनों वोट देता है तो उस वोट का मान एक ही होना चाहिए। पर होता था क्या पहले, तो याद रखिएगा कि जैसे राजा अगर एक है, ठीक है, वो एक वोट दिया तो 1000 व्यक्ति के बराबर हो गया साधारण, बात समझे, साधारण व्यक्ति जो उसका 1000 के बराबर हो गया। तो यही चीज को खत्म किया गया था, बोला गया था कि एक विशिष्ट व्यक्ति एक साधारण व्यक्ति दोनों का वोट का मत बराबर होना चाहिए। अगला है कि भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु क्या है। 18 वर्ष है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। पहले कितना था, 21 वर्ष था, इसको घटा दिया गया कब, 61वां संविधान संशोधन के द्वारा जो 1988 में हुआ था, याद रखिएगा आप सभी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस वर्ष मतदाता की आयु घटाया गया था, तो 1988 में 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए इसकी स्थापना की बात किया जाए तो ये आपका 1920 में स्थापित हुआ था, याद रखिएगा। संस्थापक लाला लाजपत राय था। मतगणना का कार्य कौन करता है, तो देखिए मतगणना का कार्य चुनाव आयोग करता है, सभी को पता हो जाएगा। और चुनाव आयोग की स्थापना कब हुआ था, 25 जनवरी को हुआ था, 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुआ था। और ये जनतंत्र का प्रहरी माना जाता है। अगला है कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश राज्य में खनिज और डैश जमा प्रसिद्ध हैं। तो ये सभी क्षेत्र में कोयला सबसे ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा। झरिया का खान कोयला के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ का कोरबा जो है ये आप सभी कह सकते हैं कोयला का है। एमपी का सिगरौली जो है ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है, बात समझिए। झारखंड का धनबाद जो झरिया वाला है। अगला है निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक से नहीं है। देखिए अमरकंटक की पहाड़ी से सबसे पहले आपको पता है कि नर्मदा और सोन निकलता है। क्या जोहिला भी निकलता है, हाँ बिल्कुल, जोहिला भी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। ताप्ती नहीं निकलता, याद रखिएगा। तो ताप्ती ही करेक्ट आंसर होगा। ये कहाँ से निकलता है, तो सतपुड़ा रेंज से निकलता है, याद रखिएगा। ताप्ती नदी जो एस्चुरी का निर्माण करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी बनता है कि बताइए नर्मदा किस ओर बहती है। तो नर्मदा आपका पश्चिम में बहती है, जबकि आपका सोन नदी ये आपका उत्तर की ओर बहती हुई दानापुर में गंगा के पास मिल जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के कुल कितने डाक क्षेत्र में बांटा गया है। तो भारत को कुल 9 डाक क्षेत्र में बांटा गया है, तो डायरेक्ट याद रखिएगा। भूटान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन आच्छादित है, तो लगभग 70% है, बस ये याद रखिएगा। चलिए अगला है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों की वर्गीकृत किया गया है, कितने वर्ग में। तो देखिए वनों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन सा हो जाएगा, एक आपका संरक्षित वन होगा, याद रखिएगा, पहला संरक्षित। उसके बाद एक होता है आरक्षित वन, ठीक है, आरक्षित वन होता है। और एक होता है आपका सामान्य वन, याद रखिएगा आप सभी। तो 3 वर्गों में बांटा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय लोकतंत्र में कौन सी बात देखने को नहीं मिलती है। तो देखिए भारतीय लोकतंत्र में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होता है, बिल्कुल सही है। स्वतंत्र न्यायपालिका होता है, ये भी सही है। उसके बाद बहुसंख्यकों का शासन, ये गलत बात है, ये इसका नहीं है, ठीक है। उत्तरदायित्व का सिद्धांत, ये भी सही है। जिसका बहुसंख्यक है उसका शासन चलेगा, ये गलत बात है, ये नहीं है, बात समझे। चलिए अगला है कि आंसू पोंछना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। आसान प्रश्न है हिंदी का, तो कह सकते हैं दिलासा दिलाना। ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा। या दुख में कह सकते हैं कि सांत्वन देना या साहस देना, ये कह सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अलंकार से क्वेश्चन है और इसको स्टार मार्क याद रखिएगा। क्वेश्चन देखिए, ले चला साथ मैं तुझे
कनक जो भिक्षु लेकर स्वर्ण झनका, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखिए इस पंक्ति में आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, याद रखिएगा आप सभी। देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, अगर किसी वस्तु को दूसरी वस्तु के समान कल्पना किया जाए, ठीक है, कोई सा भी वस्तु है उस वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के साथ अगर कल्पना कर दिया जाए तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। और इसमें आपको एक जैसे हो गया या एक वैसा शब्द आपको मिल जाएगा देखने के लिए, ठीक है। यहाँ पर समझिएगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि ले चला साथ मैं तुझे कनक, कनक का अर्थ क्या होता है? सोना होता है। तो एक व्यक्ति है जो एक कनक को लेकर जा रहा है, जिस प्रकार से भिक्षुक लेकर स्वर्ण जा रहा है, तो ये कनक को जो बताया जा रहा है, जो भिक्षु लेकर जा रहा है स्वर्ण, उसी के अनुसार उसी के समान बताया जा रहा है। तो ये आपका कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो एक ही चीज याद रखिएगा, किसी वस्तु को दूसरी वस्तु के समान अगर कल्पना किया जाए तो वो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। नहीं समझ में आया तो डायरेक्ट प्रश्न को याद कीजिए, बाकी बात दिमाग मत लगाइए, ठीक है, दिमाग हौच-पचा जाएगा। यही एक टॉपिक है जिसमें बच्चे का दिमाग खराब होता है, बाकी बात कुछ नहीं है। बस ये चीज़ को याद रखिएगा, कोशिश करें कि आपको समझा दें। हम यह कह सकते कि जैसा या वैसा शब्द, जैसा किसी के समान अगर बताया जाए, तो जिस प्रकार से लेके जा रहा है कनक को और उसी प्रकार से एक भिक्षुक लेकर जा रहा है स्वर्ण को, तो उसी के समान बताया जा रहा है इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी, ज़्यादा दिमाग लगाइएगा तो फिर दिमाग हौच-पचा जाएगा। परीक्षा का संधि विच्छेद क्या होगा? ये सब प्रश्न आसान है। परी हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, और इच्छा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? परीक्षा। तो कहाँ ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? परिधन इच्छा होगा। ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। दो वर्णों के मेल से नया शब्द बनता है, याद रखिएगा। चलिए अगला है, मनोहर संधि का संधि विच्छेद बताना है, तो मन धन हर हो जाएगा, इसमें विसर्ग संधि का प्रयोग होगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि संरचना के आधार पर दिए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है, यानी कि यहाँ पर वाक्य का वर्गीकरण में से प्रकार आपको बताना है कि कौन सा नहीं है। देखिए अलंकार का वेटेज अच्छा खासा रहता है, इसको समझना पड़ेगा, नहीं समझिएगा तो प्रश्न छूट जाएगा आपका। देखिए एक रूपक अलंकार ऐसा है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बाकी बात और सब अलंकार को आराम से पहचान लीजिएगा, आराम से बना लीजिएगा, सब चीज़ का ट्रिक होता है, ठीक है। तो वो चीज़ें हम आपको बताते चलते हैं। तो देखिए आपको सरल वाक्य देखने के लिए मिलता है, मिश्र वाक्य मिलता है, संयुक्त वाक्य मिलता है। क्या आज्ञार्थक वाक्य होता है? नहीं होता है, गलत हो जाएगा ये। चलिए अगला है कि जलता है यह जीवन पतंग में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि जलता है ये जीवन पतंग में। अब बताइए, दिमाग लगाइए तो कौन सा अलंकार होगा यहाँ पे? तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो प्रश्न का आंसर कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा किसी भी वस्तु को सीधे दूसरे वस्तु को माना गया है, ठीक है। जो जीवन है वो पतंग में जल रहा है, जीवन किस में जल रहा है? पतंग में जल रहा है। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा पता है? तो आपको क्या बताए थे कि जहाँ भी किसी वस्तु को सीधे दूसरे वस्तु के समान मान लिया जाता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है, याद रखिएगा आप सभी। यहाँ जीवन को पतंग में जलने की बात किया जा रहा है, तो ऑप्शन में इसका सी राइट आंसर होगा। पुराना वीडियो जाके देखिएगा, अलंकार का वीडियो देखिएगा तो चीज़ें क्लियर होगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 39 नंबर है कि चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था, भूतल पानी को राणा प्रताप कर काट कट करता था, सफल जवानी को, इसमें कौन सा रस होगा? यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर बात किया जा रहा है साहस्य का। देखिए तलवार उठा रहा है, भूतल की बात किया जा रहा है, यहाँ काट कट की बात किया जा रहा है, ठीक है, यानी कि युद्ध का माहौल बना हुआ है। युद्ध कौन करता है? जो वीर व्यक्ति होता है वही युद्ध करता है। महाराणा प्रताप वीर व्यक्ति था, ध्यान दीजिएगा। तो जहाँ पर भी साहस्य, शौर्य या युद्ध की भावना प्रकट हो वहाँ पर आपका, तो वहाँ पर कौन सा रस होता है? वीर रस होता है। और इसका अस्थायी भाव क्या हो जाएगा? उत्साह इसका अस्थायी भाव होगा, याद रखिएगा, उत्साह। चलिए अगला है वाच्य कितने भेद हैं? तो देखिए वाच्य के 3 भेद होते हैं, कौन कौन सा होता है? कर्तरी वाच्य, क्रम वाच्य और भाववाच्य होता है। चलिए अगला है पुरातन का विलोम क्या हो जाएगा? आसान है, नवीन हो जाएगा पुरातन का विलोम। उसके बाद अगला है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? गुरुजी यह तो सारा अन्याय है, सारा अन्याय है, गुरुजी यह तो सारा अन्याय है, यही आपका वाक्य अशुद्ध है। या शुद्ध क्या होगा? गुरुजी यह तो अन्याय है, यहाँ पर सारा का उपयोग नहीं होना चाहिए था, ठीक है। गुरुजी यह तो अन्याय है, सारा अन्याय है, ये कौन सा शब्द हुआ? यही आपका गलत है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अलंकार से क्वेश्चन है कि कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। ध्यान दीजिएगा क्या कहना चाह रहे हैं, कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए हैं, नेत्र जल से भर गए हैं, हिम कणों से पूर्ण। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तुलना की बोध हुआ है, नेत्र जल से भर गए हैं, हिम कणों से पूर्ण। याद रखिएगा जो हिम कण है उससे पूर्ण भरा हुआ है नेत्र का जल, मानो हो गए पंकज नए। इसमें कौन सा अलंकार है? देखिए इससे पहले आपको एक फैक्ट बताए थे अभी उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार ही होगा, ठीक है। अब बोलिए कैसे होगा? आपको क्या बताए थे कि जहां पर भी तुलना की बोध हो जाए वो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आता है। जैसे कि नेत्र के आंसू जो है इसकी तुलना हिम कणों के रूप में किया गया है, जो नेत्र का जल है इसकी तुलना किसके रूप में हो रहा है? हिम कणों के रूप में हो रहा है। या यहाँ से एक शब्द याद रखिएगा, या कह सकते हैं कि ट्रिक आप याद रखिएगा जो आपको बताते हैं, अन्यथा इससे पहले शायद हो सकता है कि आपको हम बताए थे भी, ठीक है। तो एक शब्द याद रखिएगा, अगर आपको कहीं 7 शब्द मिल जाए या जैसे मिल जाए जो इससे पहले भी बताएं, या मानो शब्द मिल जाए, ठीक है, क्या बताएं आपको? मानो, मानो मिल जाए, या तुल्य शब्द मिल जाए, या कह सकते हैं कि सम शब्द मिल जाए, ये जहां पर भी रहेगा वो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। बस दिमाग में यही याद रखना है। अब ढूंढिए कहीं पर ये शब्द देखने के लिए मिल रहा है, तो यहाँ पर देखिएगा तो एक शब्द आपको मानो देखने के लिए मिला, ठीक है, जो आपको बताएं ये मानो, ठीक है, तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। बात खत्म। चलिए अगला है उद्योग शब्द है। तो उद्योग जो है ये आपका एक तत्सम शब्द है, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तत्सम वो होता है जो संस्कृत का शब्द है, ठीक है, और हुबहू सेम टू सेम हम हिंदी में रिपीट कर रहे हैं। तद्भव होता है बदला हुआ रूप। चलिए अगला है देशज होता है जो देश का हो, विदेशज होता है विदेश का हो। दाल रोटी में कौन सा समास है? तो आसान प्रश्न है, तो बता सकते द्वंद्व समास होगा दाल रोटी में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा माता पिता राजा रानी, इसमें द्वंद्व समास। तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं? तो तत्पुरुष का कितना भेद हो जाएगा? बस ये याद रखिएगा 6 भेद होता है, और तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कृपया आप ही या बताइए, ठीक है, ये वाक्य आपका शुद्ध है कि कृपया आप ही बताइए, और ये सभी बात आपका गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है? देखिए उष्मा क्षेपी की बात किया जाए तो राइट आंसर हो जाएगा त्वरित चूने के साथ जल की अभिक्रिया। ये आपका उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। त्वरित चूने के साथ जल की अभिक्रिया उष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। उष्मा क्षेपी में आपका उष्मा बाहर निकलता है यानी कि हीट। वहीं पर अगर उष्मा शोषी की बात किया जाए कि बताइए उष्मा शोषी में क्या होता है, तो उष्मा शोषी में उष्मा अवशोषित होता है, अवशोषित होता है उष्मा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला है कि निम्न में से कौन सा जटिल लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो जटिल लिटमस पत्र को लाल कर देता है आपका, ये आपका दोनों हो जाएगा, यानी कि बी और सी हो जाएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा आप सभी। अम्ल नीला लिटमस को लाल करता है, तो ये दोनों इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि दूरदृष्टि दोष वाले आंख साफ नहीं देख सकती है। देखिए जिसको दूरदृष्टि है ना वो नज़दीक की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है, वो दूर की वस्तु को स्पष्ट देख पाएगा। तो दूरदृष्टि वाले आंख साफ देख सकती है, दूर की वस्तु को साफ देख सकती है, जबकि निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकती है। और निकट की अगर वस्तु अगर देखना है उसको तो यहाँ पर उत्तल लेंस का प्रयोग करना होगा, याद रखिएगा। जबकि अगर किसी को निकट दृष्टि दोष है, ठीक है, तो उसमें निकट की वस्तु दिखेगा, दूर की वस्तु उसे नहीं देखेगा। दूर की वस्तु देखने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए आज कितना ही, आज की सेशन में कुल 50 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवाएं, जो अति महत्वपूर्ण सारे सिलेक्टेड प्रश्न लिया गया था, और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें बन सकता था वो सारा चीज़ कंप्लीट करवाए आपको, ठीक है। तो मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, जाते जाते सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा आप सभी। जय हिंद, वंदे मातरम।